नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है एंटायर एग्रीकल्चर के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो हम करने वाले हैं 40 एग्रीकल्चर के इम्पोर्टेंट क्विज। दोस्तों ये हमारा टेस्ट पेपर नंबर 4 रहने वाला है। इससे पहले 3 वीडियो जिसके दोस्तों टेस्ट पेपर के यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो चुके हैं, जिसकी लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में भी हुई है, वहाँ जाकर आप दे सकते हैं। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लें। चलिए आज का टेस्ट शुरू करते हैं दोस्तों। और पहला क्वेश्चन है हमारा, रूपांतरित जड़ व तना क्रमशः कौन सी फसल कहलाती है। दोस्तों रूपांतरित जड़ और तना कौन सी फसल कहलाती है, ये अपने देखना है। ऑप्शन है आलू व लहसुन, प्याज व मूली, मूली व आलू, और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो रूपांतरित जड़ व तना होती है वो दोस्तों रूपांतरित जड़ होती है मूली और रूपांतरित तना होता है आलू। तो दोस्तों इसमें सब ऑप्शन राइट होगा। रूपांतरित जड़ किसको कहते हैं, मूली को कहते हैं, और रूपांतरित तना होता है वो आलू होता है। अगला क्वेश्चन है, नवजोत प्रोटीना शक्ति किस फसल की उन्नत किस्म है। दोस्तों नवजोत प्रोटीना शक्ति ये उन्नत किस्म किस फसल की है। ऑप्शन है सोरगम वल्गेर, जिया मेज, हार्डियम वल्गेर, साइसर, एरिटिनम। तो दोस्तों ये जो तीनों किस्में हैं ये जिया मेज की है। जिया मेज यानी मक्का। और दोस्तों सोरगम वल्गेर दोस्तों ये ज्वार का वैज्ञानिक नाम है, सोरगम का है सोरगम वल्गेर। और हार्डियम वल्गेर दोस्तों ये बारले का वैज्ञानिक नाम है यानी कि जौ का। और साइसर एरिटिनम दोस्तों सने को कहते हैं। और ये तीनों किस्में दोस्तों मक्के की है, जिया मेज ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, मोठ की जड़ियाँ एवं ज्वाला किस्में कहाँ से निकाली गई है। दोस्तों मोठ की किस्में जड़ियाँ एवं ज्वाला ये कहाँ से निकाली गई है अपने को पूछा है। ऑप्शन है जोधपुर, पूसा, नई दिल्ली, जौबनेर और बीकानेर। दोस्तों ये तीनों किस्में जो है वो जौबनेर से निकाली गई है। और जौबनेर कहाँ पर है, जयपुर के अंदर है। और दोस्तों जौबनेर के अंदर SKN एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। SKN यानी कि श्री करण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, वहाँ से ये किस्में निकाली गई है जौबनेर जयपुर से। अगला क्वेश्चन है, किस फसल की बीज दर सही है। अपने को जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से सही बीज दर कौन सी है किलोग्राम पर हेक्टर, वो अपने को निकालनी है। ऑप्शन है BT कपास 1.5 किलोग्राम पर हेक्टर, संकर कपास की 2 किलोग्राम पर हेक्टर। और ब ऑप्शन है संकुल मक्के की 18 से 20 किलोग्राम पर हेक्टर, और संकर मक्का की 20 से 25 किलोग्राम पर हेक्टर। और स ऑप्शन है संकर धान 10 से 15 किलोग्राम पर हेक्टर, संकर गेहूँ 67 किलोग्राम पर हेक्टर। और द ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसमें जो सीड रेट दी गई है वो सभी की सही है और उपरोक्त सभी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस फसल की गांठ या बेल का वजन गलत है। गलत ऑप्शन कौन सा है वो अपने को सिलेक्ट करना है। कपास की गांठ या बेल का वजन 170 किलोग्राम होता है, ये भी सही है दोस्तों। जूट की गांठ का वजन 180 किलोग्राम होता है, ये भी राइट है दोस्तों। स ऑप्शन है मेस्टा की गांठ, एक गांठ का वजन कितना होता है 181 किलोग्राम, और इनमें से कोई नहीं। और दोस्तों इसमें जो गलत है वो कोई नहीं है, सभी ऑप्शन राइट हैं, कोई नहीं, द ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वाक्य सही है। सही है वो अपने को सेलेक्ट करना है। ऑप्शन है फसलों के साथ घास उगाना। दोस्तों फसलों के साथ साथ घास उगाने को क्या कहते हैं, ले खेती कहते हैं, ले फार्मिंग कहते हैं दोस्तों फसलों के साथ घास उगाने को। ब ऑप्शन है फलों के लिए पेड़ों की खेती करना। दोस्तों फल जो अपन बाग लगाते हैं इसके साथ साथ अगर उनके किनारों पर वाइंड ब्रेकिंग रूप में अगर पेड़ लगाते हैं इनके साथ तो उनको क्या कहते हैं, आर्बोरिकल्चर कहते हैं। स ऑप्शन है पशुपालन के साथ साथ फसलों की खेती करना। दोस्तों पशुपालन के साथ साथ फसलों की खेती करना उसको क्या कहते हैं, मिक्स्ड फार्मिंग, मिश्रित खेती कहते हैं। तो इसमें सभी ऑप्शन राइट होंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किसका परीक्षण भार टेस्ट वेट सही नहीं है। सही नहीं है वो सिलेक्ट करना है टेस्ट वेट। ऑप्शन है बासमती चावल के दानों का परीक्षण भार कितना होता है, 21 ग्राम होता है। गेहूँसा के दानों का परीक्षण भार कितना होता है, 2 ग्राम होता है। जिया मेज यानी कि मक्का के दानों का परीक्षण भार 150 से 300 ग्राम होता है। द ऑप्शन है बाजरे का परीक्षण भार 100 ग्राम। तो दोस्तों बाजरे का परीक्षण भार 100 ग्राम नहीं होता, ये ऑप्शन सही नहीं है और बाकी ये ऑप्शन राइट होंगे। अगला क्वेश्चन है, मूंगफली में तेल व प्रोटीन प्रतिशत क्रमशः कितना होता है। मूंगफली के अंदर अपने को तेल और प्रोटीन % देखना है, कौन सा सही ऑप्शन है। ऑप्शन है 20 व
50%, ब ऑप्शन है 26 व 45%, स ऑप्शन है 45 व 26% और द है 50 व 26%। तो इसमें जो तेल और प्रोटीन अपने को देखता है दोस्तों, इसमें स ऑप्शन राइट होगा। 45% होता है तेल और 26% प्रोटीन होती है मूंगफली के अंदर। दोस्तों ब ऑप्शन में पहले 26 और 45 दिए हुए हैं, लेकिन दोस्तों इसमें क्रमशः पहले तेल और प्रोटीन कौन कौन से, पहले तेल होगा 45% और प्रोटीन होगी 26%। ये ऑप्शन स राइट होगा। सरसों के फल को क्या कहते हैं? दोस्तों सरसों के फल को साइंटिफिकली क्या कहते हैं? सरसों कुल के जो फल होते हैं दोस्तों, इनको सिलिकुआ कहा जाता है। स ऑप्शन राइट होगा सिलिकुआ। अगला क्वेश्चन है, सफ़ेद गेरू या वाइट ब्लिस्टर, वाइट रस्ट रोग किस फसल से संबंधित है? दोस्तों जो वाइट रस्ट है वो निम्न में से किस फसल से संबंधित है? पहला ऑप्शन है जौ से, सोयाबीन, सरसों और मूंगफली। तो दोस्तों ये जो वाइट रस्ट होती है वो निम्न में से सरसों के अंदर लगती है वाइट रस्ट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बाजरा, गेहूं, मक्का, चना फसल चक्र में सक्रिय फसल सघनता जिसे रोटेशनल क्रॉप इंटेंसिटी कहते हैं, ये कितने % होती है? दोस्तों इसमें ये जो अपने को दिया गया है बाजरा, गेहूं, मक्का और चना, इनकी क्रॉप रोटेशनल इंटेंसिटी कितनी होती है? 100, 150, 200 और 250%। तो इनमें इनकी दोस्तों 200% क्रॉप रोटेशनल इंटेंसिटी होती है। स ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य के पश्चिम व उत्तर में थार का रेगिस्तान है जो राजस्थान के लगभग कितने % भूभाग पर फैला हुआ है? दोस्तों राजस्थान के अंदर जो थार का रेगिस्तान है इसका कितना % है? 51%, 61%, 65% और 75%। तो दोस्तों इसमें जो थार का रेगिस्तान है वो 61% क्षेत्रफल है। अगला क्वेश्चन है, किसी क्षेत्र में एक वर्ष में बोए गए कुल फसल क्षेत्र व कुल कृषित क्षेत्र का प्रतिशत कहलाता है? तो दोस्तों इसमें किसी क्षेत्र के अंदर एक वर्ष में बोए गए कुल फसल क्षेत्र एवं कुल कृषि क्षेत्रफल का अनुपात क्या कहलाता है? तो इसमें ऑप्शन है शस्य सघनता, सक्रिय शस्य सघनता, शस्य पद्धति या शस्य तंत्र। तो दोस्तों इसे क्या कहेंगे? शस्य सघनता कहेंगे। शस्य सघनता किसे कहते हैं दोस्तों? एक वर्ष में बोए गए कुल फसल क्षेत्र है उसमें कुल कृषित क्षेत्रफल का कितना % है? दोस्तों एक वर्ष के अंदर आप जो खेती करते हैं उनमें जो आपकी कुल भूमि है उनका कुल कृषित क्षेत्रफल यानी कि कुल फसल उगाई गई उसका क्षेत्रफल कितना है, उसे क्या कहते हैं? उसे शस्य सघनता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, शुष्क एवं अर्धशुष्क, एरिड एवं सेमी एरिड फलों का समूह कौन सा है? ऑप्शन में से शुष्क एवं अर्धशुष्क फल कौन से हैं ये अपने को सेलेक्ट करना है। पहला ऑप्शन है आम, केला, नींबू, पपीता। ब ऑप्शन है आंवला, बेर, बेल और अनार। स है सेव, आड़ू, नाशपाती, बादाम। द है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसमें जो शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों में कौन से फल होते हैं? आंवला, बेर, अनार और बेल होते हैं। ये दोस्तों ब ऑप्शन राइट होगा, ये शुष्क फलों के अंदर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, ईंट के भट्टों के पास कौन से फलों का बाग नहीं लगना चाहिए? दोस्तों ईंट के भट्टों के पास कौन से फल है वो प्रभावित होते हैं? आम के जो फल होते हैं दोस्तों ये ईंट के भट्टों के पास नहीं लगाने चाहिए, ईंट के भट्टों से दूर लगाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, झालावाड़ ज़िले में कौन सा फल मुख्यतः उगाते हैं? झालावाड़ ज़िले के अंदर कौन सा फल उगाते हैं? माल्टा, संतरा, किन्नू और अनार। तो झालावाड़ के अंदर सबसे ज़्यादा होता है संतरा। दोस्तों संतरा जिसे मैंड्रीन कहते हैं और ये झालावाड़ के अंदर सबसे ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है, एकांतर फलन की समस्या पाई जाती है? दोस्तों जो अल्टरनेट बीरिंग समस्या ये किस में पाई जाती है? ये दोस्तों आम के अंदर पाई जाती है। अल्टरनेट बीरिंग की समस्या सबसे ज़्यादा आम के अंदर पाई जाती है। एकांतर फलन यानी कि एक वर्ष छोड़ के एक वर्ष बाद फलाना। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में अनार की बहार लेते हैं, राजस्थान के अंदर कौन सी बहार अनार की लेते हैं? ऑप्शन है मृग बहार, अम्बे बहार, शीत बहार या हस्त बहार। तो राजस्थान के अंदर जो बहार लेते हैं वो बोलते हैं मृग बहार। और दोस्तों मृग बहार के अंदर फल कब पकते हैं? फल पकते हैं दोस्तों दिसंबर जनवरी के अंदर। दिसंबर जनवरी के अंदर फल पका होता है और इसमें जो फ्लावरिंग होती है वो होती है जुलाई से स्टार्ट हो जाती है और जून जुलाई के अंदर फ्लावरिंग होती है
और फ्रूट मैच्योरेशन होता है दिसंबर जनवरी के अंदर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा फल वृक्ष कागज उद्योग से जुड़ा हुआ है? दोस्तों कौन सा फल वृक्ष कागज उद्योग से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन है अनार, फालसा, खजूर और बेर। दोस्तों जो खजूर होता है वो कागज फल वृक्ष से जुड़ा हुआ फल वृक्ष होता है, कागज उद्योग से जुड़ा हुआ फल वृक्ष होता है। अगला क्वेश्चन है, स्क्वैश के लिए उपयुक्त फल है? दोस्तों स्क्वैश बनाने के लिए उपयुक्त फल कौन सा होता है? संतरा, सेब, नींबू और आम। तो दोस्तों स्क्वैश बनाने के लिए यूज लिया जाता है नींबू को। सिट्रस होता है वो स्क्वैश बनाने के लिए उपयुक्त फल होता है। अगला क्वेश्चन है, जैम बनाने के लिए उपयुक्त फल है? दोस्तों जैम बनाने के लिए उपयुक्त फल कौन सा होता है? ऑप्शन है पपीता, केला, सेब और अमरूद। दोस्तों जैम के लिए उपयुक्त फल कौन सा होता है? सेब। स ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, जेली बनाने के लिए फलों में आवश्यक है? दोस्तों जेली को बनाने के लिए आवश्यक अवयव कौन सा होता है? ऑप्शन है रस, गुदा, कार्बोहाइड्रेट या पेक्टिन। तो जेली बनाने के लिए सबसे उपयुक्त होता है पेक्टिन। पेक्टिन युक्त जो फल होते हैं वो जेली बनाने के लिए उपयुक्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है, डिब्बाबंदी के लिए उपयुक्त सब्जी है? दोस्तों कैनिंग के लिए उपयुक्त सब्जी कौन सी होती है? ऑप्शन है गोभी, गाजर, आलू या मटर। तो दोस्तों डिब्बाबंदी के लिए सबसे उपयुक्त निम्न में से कौन सी है? मटर उपयुक्त सब्जी है डिब्बाबंदी के लिए। अगला क्वेश्चन है, सफ़ेद मूसली की जड़ों में अवयव पाया जाता है? दोस्तों सफ़ेद मूसली होती है उनकी जड़ों में कौन सा अवयव पाया जाता है? ऑप्शन है HCN, सेपोनिन, निकोटिन और एल्कलॉइड। तो सफ़ेद मूसली की जड़ों में कौन सा अवयव होता है दोस्तों? सेपोनिन होता है। अगला क्वेश्चन है, किस पौधे में कैंसर प्रतिरोध तत्व पाया जाता है? दोस्तों कौन सा पौधा होता है उसके अंदर कैंसर प्रतिरोध तत्व कौन सा होता है दोस्तों? ऑप्शन है रत्नजोत, सोनामुखी, ईसबगोल या ग्वारपाठा। तो दोस्तों जो रत्नजोत का पौधा होता है इसके अंदर कैंसर के प्रतिरोध तत्व पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, आम में परागण हेतु उत्तरदायी है? दोस्तों आम के अंदर जो पोलिनेशन होता है परागण, इसके लिए उत्तरदायी कौन होता है दोस्तों? ऑप्शन है मधुमक्खी, हनी बी, बर्रे जिसको वास्प कहते हैं, घरेलू मक्खी, हाउस फ्लाई और हवा। तो दोस्तों आम के परागण के लिए सबसे उपयुक्त होती है घरेलू मक्खी, और दोस्तों इसी के द्वारा आम के अंदर पोलिनेशन होता है, परागण होता है। अगले क्वेश्चन है, पानी के अभाव में भेड़ की वह नस्ल जो बिना पानी पिए 3 से 4 दिन तक जीवित रह सकती है? दोस्तों ऐसी कौन सी किस्म होती है भेड़ की जो बिना पानी पिए 3 से 4 दिन तक रह सकती है? ऑप्शन है मालपुरा, सौखला, जैसलमेरी और द मारवाड़ी। तो दोस्तों जो सौखला किस्म होती है भेड़ की वो बिना पानी पिए 3 से 4 दिन तक रह सकती है। अगला क्वेश्चन है, मुर्गियों के मांस को क्या कहते हैं? दोस्तों मुर्गियों के मांस को क्या कहते हैं? ऑप्शन है सफ़ेद मांस, लाल मांस, काला मांस और द बीफ। तो दोस्तों मुर्गियों के मांस को कहते हैं सफ़ेद मांस। अगला क्वेश्चन है, खुरपका मुंहपका रोग में मुंह धोने हेतु फुटपाथ में काम लिया जाता है? दोस्तों खुरपका मुंहपका जो रोग होता है उसमें मुंह धोने हेतु कौन सा काम में लिया जाता है? ऑप्शन है आयोडीन, नीला थोथा, तारपीन तेल और फिनोविक्स। तो दोस्तों इसमें कौन सा काम लेते हैं मुंह धोने हेतु? दोस्तों नीला थोथा को काम में लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पशुओं में लंगड़ी रोग जिसे ब्लैक क्वार्टर कहते हैं का कारक कौन सा होता है? दोस्तों इसका रोग कारक कौन सा होता है? ऑप्शन है बेसिलस एंथ्रेसिस, पास्चुरुला बोविसेप्टिका, स्टेप्सिला कोकाई और क्लोस्ट्रीडियम सोवियाई। दोस्तों जो लंगड़ी रोग होता है ब्लैक वाटर, इसका जो रोग कारक होता है वो होता है क्लोस्ट्रीडियम सोवियाई। द ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वह कौन सा रोग है जो पशुओं से मनुष्यों के अंदर फैल जाता है? ऑप्शन है एंथ्रेक्स, लंगड़ी रोग, टिक फीवर और कोई नहीं। दोस्तों जो एंथ्रेक्स रोग होता है वो पशुओं से मनुष्य के अंदर इसका संक्रमण हो जाता है, एंथ्रेक्स रोग का। अगला क्वेश्चन है, अधिक खाने से भेड़ों में कौन सा रोग हो जाता है? दोस्तों भेड़ों में अधिक खाने से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन है एंथ्रेक्स, मिल्क फीवर, फड़किया या प्लेग। तो दोस्तों जो फड़किया रोग होता है वो भेड़ों के अंदर अधिक खाने से
हो जाता है। अगला क्वेश्चन है GTV का टीका किस रोग के बचाव के लिए लगाया जाता है। दोस्तों GTV का टीका किस रोग के बचाव हेतु लगाते हैं। ऑप्शन है रिंडरपेस्ट, खुरपका मुंहपका, गलघोंटू या एंथ्रेक्स। तो दोस्तों जो रिंडरपेस्ट होता है इसके रोग के रोकथाम के लिए GTV का टीका लगाते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से आंतरिक स्तंभक कौन सा है। आंतरिक स्तंभक कौन सा है दोस्तों। फिटकरी, आयोडीन, खड़िया या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों जो खड़िया होता है उसको आंतरिक स्तंभक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आर्थिक दृष्टि से कौन सा रोग अधिक खतरनाक है। दोस्तों आर्थिक दृष्टि से कौन सा रोग अधिक खतरनाक है। ऑप्शन है आफरा, अतिसार, जहरबाद और थनैला रोग। दोस्तों जो थनैला रोग होता है ये आर्थिक दृष्टि से बहुत ही हानिकारक होता है, खतरनाक होता है। अगला क्वेश्चन है घी में वसा % होती है। दोस्तों घी के अंदर कितना वसा % होता है। ऑप्शन है 90%, 99%, 80% या 95% तो घी के अंदर कितना वसा % होता है 99% ब ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है सूरी यानी कि पिग में यौनारंभ की उम्र कितनी होती है। पुबर्टी की उम्र कितनी होती है दोस्तों सूरी के अंदर। ऑप्शन है 3 से 7 माह, 8 से 12 माह, 14 से 16 माह या 12 से 14 माह। तो सूरी के अंदर यौनारंभ कब होता है 3 से 7 माह बाद। अगला क्वेश्चन है बकरी की वह नस्ल जो शहरों के अंदर पाली जाती है। ऑप्शन है जमुनापारी, बीटल, टोगनबर्ग या बारबरी। तो दोस्तों शहरी जो नस्ल होती है वो होती है बारबरी। बारबरी शहरों के अंदर सबसे ज़्यादा पाली जाती है। अगला क्वेश्चन है डेयरी पशुओं में स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है। डेयरी पशुओं के अंदर स्थायी दांत कितने होते हैं। ऑप्शन है 32, 38, 40 और 44। तो दोस्तों डेयरी पशु होती है उनमें स्थायी दांत कितने होते हैं 32 ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है मादा जो बसियाँ होती है इनमें बसियाकरण क्या कहलाता है। ऑप्शन है टीजर, स्पेइंग, स्टेग और बुल्क। तो दोस्तों जो बसियाकरण होता है उसको क्या कहते हैं स्पेइंग कहते हैं। स्पेइंग किसे कहते हैं दोस्तों मादा के अंदर जो बसियाकरण होता है तो दोस्तों इसको साइंटिफिकली क्या कहते हैं स्पेइंग कहा जाता है। तो दोस्तों ये थे इम्पोर्टेंट आज के क्वेश्चंस। इसी तरह के क्वेश्चंस के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।